हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंट सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2019 प्रीलिम्स यूपीएससी पेपर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 18। ये जो सेट में डिस्कस करने वाले हैं ये 2019 का जो प्रीलिम्स पेपर है उसका सेट ए हम डिस्कस करने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन। राइट, तो यहाँ क्वेश्चन है कि कंप्लीटली की बात करें, मतलब कंप्लीटली एंड टेम्परेट अल्पाइन रीजन मतलब जो ग्रासलैंड टाइप रीजन जिसका एलिवेशन कुछ 3000 मीटर से अब होता है। ठीक है, अगर मानस नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ये इसका जो एलिवेशन है तो 61 मीटर से लेकर 110 मीटर तक इसका एलिवेशन है, तो ये अल्पाइन रीजन हो नहीं सकता। नामदाफा नेशनल पार्क की बात करेंगे, ये आता है अरुणाचल प्रदेश में। इसका अगर एलिवेशन हम देखेंगे तो इसका एलिवेशन है 200 मीटर से लेकर 4500 मीटर, ये इसका एलिवेशन है। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो पूरा अल्पाइन रीजन में नहीं है। ऑफकोर्स नामदफा नेशनल पार्क का कुछ पार्ट ऑफ द पार्क वुड बी इन द अल्पाइन रीजन, लेकिन पूरा नेशनल पार्क अल्पाइन रीजन में नहीं है, क्योंकि यहाँ 200 मीटर की भी बात हो रही है। मतलब यहाँ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल भी आपको जो है रीजन इसमें मिलेगा। तो इंटायर नेशनल पार्क डजंट लाई इन अल्पाइन रीजन, दैट्स वाई नामदफा नेशनल पार्क भी इसका आंसर नहीं रहेगा। मानस भी नहीं रहेगा क्योंकि इसमें 61 मीटर है। न्योरा वैली नेशनल पार्क है, न्योरा वैली नेशनल पार्क आता है वेस्ट बंगाल में। अगर इसकी हम बात करेंगे तो इसका एलिवेशन है 183 मीटर से लेकर 3200 मीटर। तो ये भी पूरा पार्क जो है अल्पाइन रीजन में नहीं है। ओनली सम पोर्शन ऑफ द पार्क वुड बी देयर इन द अल्पाइन रीजन। लेकिन अगर हम वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क की बात करेंगे तो एज फार एज दिस वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड में आता है, और कंप्लीटली मतलब कंप्लीटली पूरा अल्पाइन रीजन में ये पर्टिकुलर क्या पार्क आता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो क्या करता हूँ मैं, लेट मी एक्सप्लेन दिस अल्पाइन पार्ट। इसमें क्या होता है, जब हम अल्पाइन की बात करते हैं ऐसा रीजन होता है तो माउंटेनस होता है, वहाँ स्नो कैप्ड माउंटेन्स होते हैं। क्या? स्नो कैप्ड माउंटेन, दिस द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्पाइन रीजन। सेकंड क्या होता है, यहाँ जो एयर जो होता है वो काफ़ी थिन होता है, और ऑक्सीजन होता है उसकी भी क्वांटिटी कम होती है। थर्डली होता है इसमें इसका टेम्परेचर पूरे साल कम होता है। फोर्थ एस्पेक्ट होता है इसका जो समर होता है वो काफ़ी छोटा होता है। इट मीन्स टेम्परेचर साल भर कम रहेगा, थिन एयर रहेगा, ऑक्सीजन की कमतरता कम रहेगी और स्नो कैप्ड रीजन रहेगा। यहाँ जो है ट्री ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि साल भर टेम्परेचर डाउन है, ऑक्सीजन कम है, थिन एयर है, स्नो कैप है। तो यहाँ ट्री नहीं रहेंगे तो यहाँ क्या रहेंगे, यहाँ रहते हैं ग्रासेस, श्रब्स, मोजेस, ऐसी चीज़ें इसमें रहते हैं। ठीक है, और यहाँ कुछ यूनिक स्पेसीज रहते हैं, जैसे आपने सुना होगा स्नो लेपर्ड। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा नेशनल पार्क होता है जो कंप्लीटली अल्पाइन रीजन में, अल्पाइन रीजन मतलब ऐसा रीजन जहाँ ये चीज़ें डोमिनेट करती है, और ये रीजन तभी डोमिनेट करेगा जो 3000 मीटर एलिवेशन से ऊपर जो है उसका लोकेशन रहेगा। तो मानस नेशनल पार्क नहीं आएगा क्योंकि सम पार्ट ऑफ द जो पार्क है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है। नामदाफा भी नहीं आएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में आता है। न्योरा भी नहीं आएगा, ये वेस्ट बंगाल में आता है। और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क आएगा क्योंकि इसका जो एलिवेशन है कुछ 3300 मीटर से लेकर कुछ 3800 मीटर तक इसका एलिवेशन है। तो कंप्लीटली ये अल्पाइन रीजन में आता है और ये कैरेक्टरिस्टिक इस रीजन में आपको मिलते हैं। दैट्स वाई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द आंसर। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स वाज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ओल्ड वर्ल्ड। यहाँ न्यू वर्ल्ड की बात हो रही है, ये हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में ओल्ड वर्ल्ड की बात हो रही है। जनरली क्या होता है, जब एक्सप्लोरेशन का एज चालू होता है यूरोप में, एक्सप्लोरेशन मतलब एक्सप्लोरर को भेजा जाता है पूरी दुनिया में टू डिस्कवर द ज्योग्राफी को डिस्कवर करने के लिए एक्सप्लोरर को भेजा, जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस आपने सुना होगा। ठीक है, तो एक्सप्लोरेशन चालू होने से पहले जो एरिया यूरोपियन लोगों को पता था उसको बोलते ओल्ड वर्ल्ड। मतलब एक्सप्लोरेशन चालू होने से पहले यूरोपियन लोगों को अफ्रीका की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थी, एशिया की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थी, और यूरोप की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थी। इसको बोलते हैं ओल्ड वर्ल्ड। और न्यू वर्ल्ड मतलब जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका को डिस्कवर किया है, तो अमेरिका इज अ न्यू वर्ल्ड। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, कैरिबियन, ये सब क्या है, न्यू वर्ल्ड है। ठीक है, तो मतलब इस वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में ऐसे कौन से वेजिटेशन को इंपोर्ट किया गया था। ठीक है, अगर आप देखेंगे जैसे अगर कॉटन देखेंगे तो कॉटन जैसे इसमें जो है वर्ल्ड में ये कंट्रीज है, इसमें फिर सिविलाइजेशन आ गए। इसको ओल्ड वर्ल्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यूरोपियंस लोग बिफोर एक्सप्लोरेशन इस पर्टिकुलर रीजन को जानते हैं, और दिस रीजन आर नोन फॉर ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। इन रीजन में आपको सिविलाइजेशन, जैसे अमेरिका में कोई सिविलाइजेशन नहीं था पहले, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, लेकिन अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में था। जैसे कि आपने सुना होगा इजिप्शियन सिविलाइजेशन, या इंडियन सिविलाइजेशन, या चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये सब सिविलाइजेशन आप ओल्ड वर्ल्ड में देखते हैं। तो जब यूरोपियन कोलोनाइजेशन होता है उस समय इस रीजन से कुछ वेजिटेशन इंडिया में इंपोर्ट होते हैं। ठीक है, कॉटन की बात करेंगे तो कॉटन काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ सालों से इंडिया में है, तो कॉटन जिसमें होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, कॉटन इसमें भी एलिमिनेट हो जाएगा। व्हीट की बात करेंगे तो व्हीट भी इंडिया में या ओल्ड वर्ल्ड में काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ सालों से है, तो डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो टोबैको, कोका एंड रबर, ये तीनों चीज़ें हमने साउथ अमेरिका से इंडिया में या ओल्ड वर्ल्ड में इंपोर्ट किया। राइट, दैट्स आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द आंसर। आप जान गए होंगे अभी कि ओल्ड वर्ल्ड क्या होता है, न्यू वर्ल्ड क्या होता है।
ठीक है। ओल्ड वर्ल्ड मतलब अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप को ओल्ड वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एशियाटिक लॉयन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि अफ्रीकन भी लॉयन होते हैं, एशियन भी लॉयन होते हैं, लेकिन एशियन लॉयन सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं इन गिर नेशनल पार्क, गुजरात में एक नेशनल पार्क है, उसको बोलते हैं गिर नेशनल पार्क या गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस पर्टिकुलर सेंचुरी में ही एशियाटिक लॉयन हमें मिलते हैं। एशियाटिक लॉयन में डिफरेंस क्या होता है? एशियाटिक लॉयन का जो अंडर साइड होता है पेट का, तो वहाँ कुछ अलग एक्स्ट्रा स्किन रहेगा, तो ऐसे कुछ चीज़ें आपको एशियाटिक लॉयन में दिखेंगी। डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, तो ये गलत है, क्योंकि डबल हम्प्ड कैमल इंडिया में तो मिलता ही है, जैसे लद्दाख में इसे पाया जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम लद्दाख मंगोलिया में भी ये मिलता है। दिस इज ऑल्सो फाउंड इन कजाकिस्तान, देन तुर्कमेनिस्तान, देन गोबी डेजर्ट, चाइना, देन और अफगानिस्तान। तो इन सारे जगह आपको डबल हम्प्ड कैमल दिखेगा, दैट्स वाई ओनली है, इसकी वजह से गलत हो जाता है। वन हॉर्न राइनोसेरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, तो ये गलत है, क्योंकि साउथ नेपाल में भी वन हॉर्न राइनोस को क्या किया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। जैसे थर्ड भी गलत, इसका आंसर क्या बनता है? ए इज द आंसर, ऑप्शन इज द आंसर, एशियाटिक लॉयन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, दैट्स करेक्ट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग द टर्म पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन्ड। तो ये 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 21 में पूछा गया था कि पायरोलिसिस क्या होता है। पायरोलिसिस आपने कुछ टर्म सुने होंगे, जैसे बायोचार आपने सुना होगा, या आपने बायो ऑयल सुना होगा, ठीक है, या यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट टिन गैस। ये तीनों प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम दी वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल का जब पायरोलिसिस होता है तब ये तीन चीज़ें प्रोड्यूस होते हैं, तीनों का एनर्जी का सोर्स बोल के इसका इस्तेमाल होता है, मतलब वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन करने के लिए पायरोलिसिस टेक्निक का इस्तेमाल होता है। दैट्स वाई इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा। प्लाज्मा गैसिफिकेशन में भी यही है, जो वेस्ट है उसको गैसिफाई किया जाएगा बाय यूजिंग प्लाज्मा, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट गलत है। नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, दैट्स गलत। हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड एटम, दैट इज ऑल्सो गलत। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज वेस्ट टू एनर्जी। ये मैंने फ्लो दिखा दिया ऑलरेडी आपको। वेस्ट को जब पायरोलिसिस किया जाता है तब बायोचार, ऑयल एंड सिनगैस मिलता है, जो एनर्जी का सोर्स है। और पायरोलिसिस में क्या होता है? इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑर्गेनिक वेस्ट रहेगा उसको क्या किया गया, हाई टेम्परेचर पे क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा, बर्न किया जाएगा, ठीक है। ये है पायरोलिसिस। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। जनरली देख, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है केरला और तमिलनाडु, ये दो स्टेट में स्प्रेड आउट है इसका, और दिस इज पार्ट ऑफ सदर्न वेस्टर्न घाट, ठीक है। केरला एंड तमिलनाडु में पाया जाता है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। और इसका आंसर है ऑप्शन ए, नेयार, पेपारा, शेदुंद्री एंड कलक्कड़ मुंदथुराई टाइगर रिजर्व। तो ये है इसका आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर, ये नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इसको आप फैक्चुअली इसको आपको याद करना पड़ेगा। जब हम नेयार की बात करते हैं, ये केरला में आता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे पेपारा की, ये भी केरला में आता है। शेदुंद्री की अगर हम बात करेंगे, शेदुंद्री कम्स इन केरला। और जो कलक्कड़ है ये आता है आपका तमिलनाडु। ये है टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द आंसर। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 नहीं देखेंगे, 28 हम देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट है, सम ऑफ द स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोर, दैट्स करेक्ट, क्योंकि ग्रीन टर्टल है, ये जो स्पीसीज है टर्टल का, ये हर्बीवोरस है, मतलब ये सी ग्रास खाएगा, और अलगी ये क्या है, ये वेजिटेबल्स है, तो इसको खाता है, राइट। सेकंड है, सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हर्बीवोर्स, दैट्स करेक्ट। ऐसे कुछ स्पीसीज होते हैं हर्बीवोर, मतलब प्लांट को खाने वाले को हर्बीवोर बोलते हैं, तो सम स्पीसीज प्लांट को खाते हैं, दैट्स करेक्ट। जैसे एक फिश है उसको बोलते हैं पैरट फिश। दूसरा फिश है सर्जॉन फिश, क्या सर्जॉन, ये दो फिश है जो क्या खाते हैं, अलगी को खाते हैं, तो दीज आर द हर्बीवोर्स, राइट। अदर हर्बीवोर में देखेंगे, जापान में एक मिलता है एंजल फिश मिलता है, क्या मिलता है, एंजल फिश, ये भी हर्बीवोर है। सम ऑफ द स्पीसीज ऑफ मरीन मैमल्स की बात हो रही है, आर हर्बीवोर्स, तो ये भी करेक्ट है। मैमल्स की अगर बात करेंगे, केरला में मिलता है डगोंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैनाटीज, ये भी हर्बीवोरस, ये सीग्रास को खाते हैं, ठीक है। एंड सम स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर विविपेरस। विविपेरस मतलब दे गिव अ बर्थ टू लाइव बेबीज, नॉट एग्स को नहीं देंगे बल्कि बेबीज को देंगे, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द आंसर। इसका एग्जांपल अगर आप देखेंगे इसमें, तो इसमें एग्जांपल है ग्रीन एनाकोंडा एज वेल एज बोआ कंस्ट्रक्टर। ये जो स्नेक है डायरेक्ट बच्चे को पैदा करता है, लाइव स्नेक्स को बर्थ देगा रादर देन गिविंग एग्स नहीं देते,
लाइव स्नेक मतलब कुछ वन ऑफ सम ऑफ द स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर विविपेरस, राइट। तो ये चीज़ है। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वाइल्ड लाइफ दिया गया, वो नेचुरली कहाँ मिलता है, इसकी हमें पेयरिंग करनी है, ठीक है। तो ब्ली फिन्ड महाशीर कावेरी रिवर, दैट्स करेक्ट, कावेरी रिवर में पर्टिकुलर फिश मिलता है। इरावडी डॉल्फिन, ये गलत है, इरावडी डॉल्फिन जो है कोस्टल रीजन में मिलता है, कोस्टल लेक्स में, जैसे चिल्का लेक में आपको इरावडी डॉल्फिन मिलेगा, एज वेल एज म्यांमार के बहुत सारे लेक्स में मिलेगा, लेकिन चंबल रिवर में नहीं मिलेगा। रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न, दैट्स करेक्ट, रस्टी स्पॉटेड जो कैट है ईस्टर्न घाट में मिलता है, ईस्टर्न घाट में मिलता है, मतलब कहाँ मिलता है, रस्टी स्पॉटेड जो जैसे कि महाराष्ट्र के ताडोबा अंधेरा टाइगर, ताडोबा रीजन में मिलेगा, ये महाराष्ट्र में आता है, जो ईस्टर्न घाट में आता है, ठीक है। ये चीज़, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज दी आंसर। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, विच व्हाई इज देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोबीड्स दैट आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। माइक्रोबीड्स मतलब एक माइक्रोस्कोपिक साइज के प्लास्टिक मटेरियल। इसका आंसर है ए, दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू द मरीन इकोसिस्टम, क्योंकि इसको जब कंज्यूम किया जाएगा बाय द स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स, तो फूड चेन में क्या रहेगा, इसका मैग्निफिकेशन होता रहेगा, फूड चेन में मैग्निफिकेशन होगा, दैट विल अफेक्ट देयर रिप्रोडक्शन साइकिल, देयर डिफेंस मैकेनिज्म, देयर मोबिलिटी, हर चीज़ अफेक्ट हो जाएगी एक्वेटिक स्पेसीज की, दैट्स व्हाई दीज आर वेरी डेंजरस। दे आर कंसिडर्ड टू कॉज स्किन कैंसर इन चिल्ड्रन, ऐसा कुछ है नहीं, दे आर स्मॉल इनफ टू, स्किन की बात है तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक उसका नहीं है कि स्किन कैंसर ही होगा, किसी भी टाइप का कैंसर हो सकता है, नॉट अबाउट स्किन कैंसर, बिकॉज इट इज टू बी कंज्यूम्ड बाय द एक्वेटिक स्पेसीज एंड लेटर ऑन इट विल मूव अप इन द फूड चेन एज वेल एज इन द फूड वेब, एंड दैट विल अफेक्ट वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द द पीपल और द ऑर्गेनिजम्स हु आर ईटिंग दैट पर्टिकुलर इन्फेक्टेड स्पेसीज। दे आर स्मॉल इनफ टू बी अब्सॉर्ब्ड बाय क्रॉप प्लांट्स, नहीं क्रॉप इसको अब्सॉर्ब नहीं करेंगे, दे आर ऑफन टू बी यूज्ड एज अ फूड अल्टरनेटिव, ये भी गलत है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली देयर वाज अ ग्रोइंग अवेयरनेस in our country about the importance of Himalayan nettle because it is found to be a sustainable source of textile fiber. ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है 31, दैट इज टेक्सटाइल फाइबर। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द मेजरमेंट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेजेस रिमोट सेंसिंग डाटा यूज्ड। मतलब रिमोट सेंसिंग डेटा मतलब हमारा कुछ रिमोट सेंसिंग क्या है, सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, जिसको हमने पोलर रीजन में इंस्टॉल किया है। तो इसके क्या क्या पर्पस करेगा, इसका क्या क्या इसकी फंक्शनलिटी रहेगी। क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, डेफिनेटली क्लोरोफिल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको। ऑन दैट बेसिस यू कुड फाइंड आउट प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट क्रॉप की कितनी इसकी प्रोडक्टिविटी हो सकती है, कितना इसका प्रोडक्शन हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लोरोफिल कितना है, ऑन दैट बेसिस हम डिसाइड कर सकते हैं। सेकंड, ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम राइस पैडीज ऑफ डेफिनेटली, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि इसमें रेज भेजा जाएगा ना, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितना रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ऑन दैट बेसिस वन कैन फाइंड आउट कि ग्रीन हाउस गैस का कितना इमिशन हो चुका है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है लैंड सर्फेसेस टेम्परेचर ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, डेफिनेटली लैंड सर्फेस टेम्परेचर को हम बाय यूजिंग रिमोट सेंसिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इसका आंसर है ऑप्शन डी फॉर दिल्ली इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, ये फॉरेस्ट कवर के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। क्या है, फॉरेस्ट कवर रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड 4 स्टेट्स की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है विद रेफरेंस टू स्टेट्स मेंशन्ड अबव इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू द टोटल, मतलब फॉरेस्ट कवर विथ रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ द स्टेट, इसको फाइंड आउट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेंडिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें दिखाना है। अगर इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि सबसे कम अगर कोई फॉरेस्ट कवर है तो महाराष्ट्र में है कंपेयर विद अदर स्टेट्स, फिर उसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश में है, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो उड़ीसा में है, और टॉप पोजीशन में कौन आता है, टॉप पोजीशन में आता है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट ग्लोबल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट मीथेन हाइड्रेट, ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम देयर डिपॉजिट्स, डेफिनेटली जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ओशन का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, उसकी एसिडिटी बढ़ेगी, इसकी वजह से जो मीथेन हाइड्रेट जो स्टोर्ड है वो रिलीज हो जाएगा, क्योंकि वाटर की जब क्वांटिटी बढ़ती है तो उसमें जो गैसेस है वो रिलीज होने लगते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा गैसेस रिलीज होंगे, तो डेफिनेटली ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होगा, दैट्स व्हाई मीथेन ये अगर रिलीज करेगा तो मीथेन इज ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस, तो डेफिनेटली टेम्परेचर हमारे ग्लोब का बढ़ेगा। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन, यस दिस इज करेक्ट, अंटार्कटिक रीजन में अंडर द सी फ्लोर हमें मिलता है, क्योंकि कोल्ड रीजन होता है तो वहाँ जो है मीथेन जो है अच्छे से वहाँ स्टोर्ड है। मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड और 2, दैट्स करेक्ट, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी इज द आंसर। ऑक्सीडाइज होना मतलब CH4 है, ऑक्सीडाइजन होना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ये निकल गया, ये मिल गया अपन गया CO2, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन डी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है,
इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रपोजल्स टू द यूज ऑफ हाइड्रोजन इनरिच्ड CNG एज अ फ्यूल फॉर बसेस इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मतलब इसमें क्या हो रहा है, जो CNG जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें हाइड्रोजन को भी ऐड किया जाएगा, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन को भी ऐड किया जाएगा। Consider the following. The main advantage of the use of hydrogen CNG is the elimination of carbon monoxide emissions. Elimination की बात हो रही है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन ऐसा नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, पूरा एलिमिनेट नहीं होगा। हाइड्रोजन CNG एज अ फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन इमिशन, डेफिनेटली रिड्यूस करेगा, एलिमिनेट नहीं करेगा, राइट, दैट्स व्हाई सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। जिसमें सेकंड स्टेटमेंट नहीं है वो इसको मार्क कर दो रॉन्ग, ठीक है। अभी हमारे पास बी है या डी भी है, डी भी गलत हो जाता है, इसका आंसर ऑटोमेटिक क्या होगा, बी होगा, 2 and 3। हाइड्रोजन आप 1/5 ऑफ द वॉल्यूम, दैट्स करेक्ट। इफ CNG मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव, गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन की वजह से CNG जो हम CNG बन रहा है वो एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, दैट्स आंसर इज ऑप्शन बी, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट्स एक्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंट इन इंडिया। गलत है, ये प्रोसेस को हम पेटेंट नहीं कर सकते, हम प्रोडक्ट को पेटेंट कर सकते हैं। इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दैट्स रॉन्ग। इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेफिनेटली अपीलेट बोर्ड है। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अथॉरिटी ने अगर कुछ रॉन्ग जजमेंट दिया तो यू कैन गो टू द अपीलेट बोर्ड टू चैलेंज द वर्डिक्ट गिवन बाय द IP issuer, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशूअर। प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू, दैट्स करेक्ट, प्लांट वेराइटी को आप पेटेंट नहीं कर सकते, इट्स इलीगल, दैट्स इसका आंसर है ऑप्शन सी। Consider the following statement. The Environment Protection Act 1986 empowers the Government of India to state the requirement of public participation in the process of Environmental Protection Act and the procedure and manner in which it is sought. ये क्वेश्चन है 58। तो ये गलत है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में एक्ट में ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है, ये प्रोविजन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में दिखेगा आपको, ठीक है। ले डाउन द स्टैंडर्ड फॉर इमिशन, या डेफिनेटली वाटर पोल्यूशन के स्टैंडर्ड, एयर पोल्यूशन के स्टैंडर्ड क्या होंगे, इसके स्टैंडर्ड जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, ले डाउन किए जाते हैं। ऑन दैट बेसिस ही इन्फोर्समेंट किया जाता है बाय दी इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो कौन सी इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया गया अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, या ऐसे कौन से अथॉरिटी राइट दिए गए हैं, अधिकार दिए गए टू द इंस्टीट्यूशन विच आर क्रिएटेड अंडर वेरियस एक्ट, जैसे एयर एक्ट है, वाटर एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट है। तो ऐसे CPCB हो गया, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, इसका अलग से एक्ट है जो 2010 में बना था। ये लोग इन्फोर्समेंट करेंगे जो स्टैंडर्ड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश किए गए, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इन इंडिया which one of the following statement is correct? Waste generator has to aggregate waste into 5, ये 5 कैटेगरीज नहीं है, गलत है, जनरली 2 कैटेगरीज में होता है, ठीक है, वेट एंड ड्राई। द रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स ओनली की बात हो रही है, तो ये गलत है। द रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड इलेबोरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द साइट्स, ये गलत है। इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटर दैट वेस्ट जनरेटेड इन डिस्ट्रिक्ट, ये गलत है, जनरली इसका आंसर क्या है, सी है। द रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड इलेबोरेट, यस, एग्जैक्ट एंड इलेबोरेट क्राइटेरिया आपको इसमें देना होता है, दैट इज लीगल रिक्वायरमेंट। क्या एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपको जो है, आपको क्या करना है, एग्जैक्ट एंड इलेबोरेट क्राइटेरिया देना पड़ेगा फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरिया फॉर लैंडफिल, लैंडफिल का क्या एरिया रहेगा और प्रोसेसिंग फैसिलिटी कहाँ रहेगी, इसका एग्जैक्ट डिटेल आपको देना पड़ेगा। तो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। As per the law, the Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority exists as per this CAMPA authority exists at state level and central level. ये दोनों भी सही है, that's the first statement is correct. The people's participation is mandatory in the Compensatory Afforestation program carried out under the Compensatory Afforestation Fund, ये गलत है, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। In India, extended producer responsibility EPR was introduced as an important feature in which of the following? इसका आंसर है ई वेस्ट, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर कैसा रहेगा, जो कंज्यूमर है उसको ही बायोमेडिकल वेस्ट को क्या करना पड़ेगा, डिस्पोज करना पड़ेगा। बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने का काम कंज्यूमर का, कंज्यूमर मतलब हॉस्पिटल्स, इसमें प्रोड्यूसर आके इसको प्रोसेस नहीं करेगा। रिसाइकल्ड प्लास्टिक, ये भी काम कंज्यूमर का होता है। ई वेस्ट, डेफिनेटली ई वेस्ट, क्योंकि कंज्यूमर नहीं कर पाता है, एक फॉर्मल हमें सिस्टम होना चाहिए होता है ई वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए, जिसके लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में दी गया। तो फूड सेफ्टी ये गलत है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। द वर्ड डेनिसोवान इज समटाइम्स मेंशन्ड इन मीडिया, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। डेनिसोवान
फॉसिल्स ऑफ काइंड ऑफ डायनासोर से गलत है। एंड अर्ली ह्यूमन स्पीसीज, केव सिस्टम, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब, तो ये तीनों गलत है। आंसर है बी, अर्ली ह्यूमन स्पीसीज है जिसको हम क्या बोलते हैं, डेनिसोवान। तो आंसर है ऑप्शन बी है, यूपीएससी ने इसका आंसर की दिया है बी। तो लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द ऑकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजेंस इन इंडिया। माइक्रोबियल पैथोजेंस इन इंडिया। जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, ऐसा नहीं होता है, कोई जेनेटिक नहीं होता है, देयर इज नथिंग लाइक जेनेटिक, राइट। टेकिंग इनकरेक्ट डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक, डेफिनेटली इनकरेक्ट डोजेस है, जैसे कि आपको कोई इशू आओ, एंटीबायोटिक ले रहे हो, एंटीबायोटिक ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि कम से कम 4 to 5 डेज आपने एंटीबायोटिक लेना चाहिए। अगर आप 2 ही दिन ले रहे हो और बाद में छोड़ दे रहे हो, 2 दिन लिए और आपकी तबीयत आपको लगे कि इंप्रूव हो चुकी है, फिर आपने 2 दिन की गोलियां नहीं ली, तो इससे क्या होगा, जो भी बॉडी में बैक्टीरिया है उसका पूरा खात्मा नहीं हुआ है, क्योंकि आपने 2 ही दिन लिया है, तो इसकी इम्यूनिटी इस बैक्टीरिया की बढ़ जाएगी अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर मेडिसिन, राइट। तो इनकरेक्ट डोजेस की वजह से भी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बॉडी में बढ़ जाता है। यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन डेफिनेटली लाइफ स्टॉक फार्मिंग, मतलब आप कोई कैटल रेयरिंग कर रहे हो या चिकन्स है, पोल्ट्री बोलते हैं उसको हम, जिसमें उनको इन्फेक्शन ना हो, इसकी वजह से अगर आप बायोटिक्स इस्तेमाल कर रहे हो तो इसको फिर ह्यूमन बींग भी खाते हैं या आप मिल्क पीते हो, उसके थ्रू आपके बॉडी में एंटीबायोटिक्स का काफ़ी इस्तेमाल होगा, दैट्स वाई एक रेजिस्टेंस बढ़ेगा बायोटिक्स का अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। ये भी गलत है, मल्टीपल क्रोनिक डिसीजेस इन सम, नहीं, मल्टीपल क्रोनिक डिसीजेस की वजह से कोई ड्रग रेजिस्टेंस नहीं होता है, ड्रग रेजिस्टेंस होता है क्योंकि ड्रग्स इन साइंटिफिक वजह से ड्रग्स आपने लिया है, ज़्यादा इस्तेमाल किया या कम इस्तेमाल किया, या लाइफ स्टाइल से आपको एंटीबायोटिक्स का ले रहे हो आप, इसकी वजह से बॉडी में जो बैक्टीरिया है उसका इम्यूनिटी बढ़ जाएगी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक, दैट्स वाई मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस माइक्रोबियल पैथोजेन इसको बोलते हैं, दैट्स वाई आंसर इज ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। तो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर द सब्जेक्ट एनवायरनमेंट। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू।